मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल मैराथन क्लासेस। तो मेरे पास अभी के परमार सर के पीडीएफ नोट्स पड़े थे, तो मैं सोचा इससे रिवीजन कर ले। तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि संविधान कैसे बना, कैसे क्या चीज़ें हुई, क्या क्या प्रोविजंस थे, क्या प्रोसेस थी अपना भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, उसके बारे में। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिमांड करी थी, मतलब संविधान की डिमांड करी थी एम एन रॉय ने 1934 के अंदर। फिर बाद में एक ही साल बाद में कांग्रेस ने भी बोला कि हाँ भाई, हमें तो हमारा खुद का चाहिए, हमें तो हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, जो हम खुद हमारे देश पे राज करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी चले। तो कांग्रेस ने भी फिर 1935 के अंदर डिमांड करी कॉन्स्टिट्यूशन की। तो अब क्या होता है, फिर कैबिनेट मिशन प्लान आता है 1946 के अंदर, जिसके तहत क्या होता है कि चुनाव होते हैं। मतलब कि चुनाव क्यों होते, ताकि मतलब सब मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन बना सके सारी जगहों से। मतलब एक एक दो दो इंसान आएंगे इलेक्ट होकर, फिर वो अपना विचार रखेंगे कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे नियम होने चाहिए, ऐसे आर्टिकल्स होने चाहिए, ऐसे रूल्स होने चाहिए। तो टोटल 389 मेंबर्स थे कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, जिसके अंदर 93 तो प्रिंसली स्टेट्स थे। मतलब जो जैसे मान लो जयपुर अगर कोई प्रिंसली स्टेट है, तो वहाँ का राजा गया था वहाँ पर, ऐसे नहीं वहाँ पे इलेक्ट होने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर तो बस जो राजा ने जो भेज दिया, तो वो बंदा आएगा, वो बैठेगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, फिर वो बताएगा कि हमारी इधर ऐसी 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 दिक्कतें होती है, तो उस हिसाब से भी कुछ रूल नियम रखो ऐसे। और फिर जो 296 है वो उनका इलेक्शन हुआ था, इलेक्ट करे गए थे वो, जिसमें से चीफ कमीशन प्रोविजंस के तो 292 मेंबर्स थे, और 4 थे गवर्नर प्रोविंस। जो गवर्नर प्रोविंस होते हैं ना, जो मतलब उस टाइम पर क्या 1946 में अभी तक अंग्रेज गए नहीं थे अच्छे से कम्प्लीटली, तो उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी मदद करवाई थी संविधान बनाने में, जो जो अच्छे लोग थे ना वो। फिर क्या होता है कि अब ये कुछ एक दो फीचर्स है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो ध्यान रखने के योग्य है। तो इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेशन होता है 9 दिसंबर 1946 को होता है। तो ये याद रखना है, पूछता है अपने को कि पहला सेशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कब हुआ था, तो वो हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो जो टेम्पररी अपना जो चेयरमैन थे वो थे सचिनानंद सिन्हा जी। मतलब पहले परमानेंट नहीं बना गया था, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी उसके अंदर टेम्पररी चेयरमैन रखा गए थे सचिनानंद सिन्हा को। फिर बाद में परमानेंट चेयरमैन बनाया था राजेंद्र प्रसाद जी को, जो अपने फर्स्ट वो बने थे ना प्रेसिडेंट, उनको। तो फिर वाइस चेयरमैन अपने थे उस टाइम पर टी कृष्णमाचारी और एच सी मुखर्जी, दो वाइस चेयरमैन बनाए गए थे। तो फिर उस टाइम पर ही ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी है। ड्राफ्टिंग कमेटी मतलब जिन्होंने संविधान बनाया था, लिखा था कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे नियम रखने हैं, डिस्कशन करी थी। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी 29 अगस्त 1947 को, जो बी आर अम्बेडकर जी इसके चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इन्होंने ही बनवाई थी। फिर आते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र कौन थे। मतलब कि ये सब इनका बहुत बार पूछा जाता है बी एन राव के बारे में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल एडवाइज़र थे कि मतलब इन्होंने गाइड करा था, बताया था कि हाँ हाँ ऐसे ऐसे करना है, ऐसे ऐसे करना है। जो अभी इन्होंने टाइम लिया है ना 1946 से लेकर 1947 तक का, ये 7-8 महीने का, तो इसमें क्या करा इन्होंने, अलग अलग कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़े कि हाँ हाँ ये यहाँ से ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं। तो ये सब अभी अपन पढ़ेंगे आगे। फिर अब कॉन्स्टिट्यूशन कब अडोप्ट हुआ, मतलब कि बन के कब रेडी हुआ, 26 नवंबर 1949 में, मतलब 26 नवंबर 1949 में कॉन्स्टिट्यूशन अडोप्ट करा गया कि हाँ अब हमारे पास हमारा संविधान है। फिर इसको लागू थोड़ा रुक के करा गया, 2 महीने रुक के, ताकि इसमें कोई गलतियाँ कमियाँ वमियाँ हो। ऐसे अचानक से ऐसे थोड़ी ना अपन एनफोर्स कर सकते, कुछ चीज़ें थी वो करने थे, इलेक्शंस विलेक्शंस होने थे। तो उसके बाद में जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स्ड हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। मतलब कि और 26 जनवरी 1915 को क्यों हुआ, क्योंकि 26 जनवरी को हमने पहली बार पूर्ण स्वराज की डिमांड रखी थी, इसलिए इस तारीख को ही इन्होंने लागू करा गया। अभी वेट करें कि हाँ अपन 26 जनवरी 1950 को ही
अपन इसको एनफोर्स्ड करेंगे, लागू करेंगे लोगों के ऊपर संविधान को, कि अब तुम्हें भाई इस हिसाब से चलना पड़ेगा, संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा, अपनी मनमर्जी नहीं चलेगी। जो अपना नेशनल फ्लैग है वो भी अपन ने अडॉप्ट करा 22 जुलाई 1947 को, ठीक है। और नेशनल एंथम जो अपन ने पहली बार गाया 24 जनवरी 1950 को ऑफिशियली पहले गा रखे थे अपन। और जो नेशनल सॉन्ग है उसको भी अपन ने अडॉप्ट करा 24 जनवरी 1950 को। जो अपने पहले प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद जी, वो बने 24 जनवरी 1950 को। मतलब 24 जनवरी 1915 को 3 मेन चीज़ें हुई थी। अपने प्रेसिडेंट बने थे पहले, और अपन ने नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम अडॉप्ट करा था, ठीक है। फिर होता है कि कितने सेशंस हुए थे, तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन पूरा बनने में 11 सेशंस हुए थे, जो कि टाइम लिया था 2 years 11 month and 17 days। मतलब 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे थे पूरा संविधान को बन के रेडी होने में। तो अब अपने संविधान के क्या फीचर्स है? अपने संविधान के मेनली ये फीचर्स है कि ये सबसे लंबा, लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा हुआ सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है। लिखा हुआ याद रखना है गाइस, क्योंकि ऐसे तो और है लंबे कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन ये सबसे बड़ा है। सबसे छोटा है अपना यूएसए का। तो इसमें क्या होता है कि इसका एक और मेन फीचर है कि फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी वाइज, मतलब कि अपने जो पावर्स होती है शासन करने की, वो 2 हिस्सों में बांटी गई है, सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। पर जो है कि जो मेन पावर्स है ना वो सेंटर को दी गई है, ताकि उससे क्या हो कि ये जो यूनिटरी वाइज वाला सिस्टम भी साथ में रहे। ऐसे नहीं कि अपने अपने स्टेट्स को सबको बराबर पावर दे दे, तो फिर वो अलग भगे कि भाई हम तो हमारा अलग ही देश बनाएंगे। इसलिए इन्होंने सेंटर को ज़्यादा पावर दी है। और मेन फीचर है ब्लेंड ऑफ रिगिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि नियमों को इस हिसाब से बनाया गया है कि जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ आर्टिकल्स जैसे कि बोल सकते हैं कि हाँ तुम ऐसे जुर्म नहीं कर सकते अपनी मर्जी से, या फिर अपने मन से ही कुछ भी नहीं कर सकते। और मतलब कई जगहों पे लोगों को अच्छे राइट्स दिए गए हैं उनकी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी भी है और रिगिडिटी भी है, मतलब कठोरता भी है और ऐसे मतलब कोमलता भी है कि हाँ मतलब लोगों को अच्छे से जी भी सकते हैं। ऐसे नहीं कि अपन बंदिश में ये हर चीज़ के। तो बात है शेड्यूल्स। मतलब शेड्यूल्स की ट्रिक होती है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, जिससे आप याद रख सकते हैं। तो शेड्यूल 1 में होता है कि जो यूनियन एंड टेरिटरीज़ है जो कंट्री की, वो सब इसमें मेंशन करी गई है कि कितने स्टेट्स है, कितने यूनियन टेरिटरीज़ है, उन सब के बारे में इसमें मेंशन करा गया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। सेकेंड शेड्यूल है एम्यूलमेंट्स एंड सैलरीज़। एम्यूलमेंट एंड सैलरीज़ का मतलब है कि जो अपने प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनकी क्या सैलरीज होगी, क्या हिसाब से इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी जाएगी, वो सब इसमें मेंशंस है। फिर आता है थर्ड शेड्यूल अफर्मेशंस एंड ओथ, मतलब कि इनकी शपथ कौन दिलाएगा, प्रेसिडेंट को कौन शपथ दिलाएगा, गवर्नर को कौन शपथ दिलाएगा, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं उनको कौन शपथ दिलाएगा। तो उन सब के बारे में थर्ड शेड्यूल के अंदर मेंशन है। फिर फोर्थ है अलोकेशंस ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की, मतलब राज्यसभा की सीटों को कैसा बांटा जाएगा, हर स्टेट में कितनी सीटें दी जाएगी, उनके चुनाव कैसे होंगे, किस तरीके से उनका वो टेन्योर होगा पूरा, वो सब इसके बारे में फोर्थ शेड्यूल के अंदर दिया गया है। फिफ्थ शेड्यूल है अपना शेड्यूल एरियाज़ एंड शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब कि जो पिछड़े वर्ग के एरियाज़ है, ट्राइब्स है, उनके बारे में फिफ्थ शेड्यूल में लिखा गया है। ST SC के बारे में, इन सब के बारे में मेंशन है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर। क्योंकि ये क्या है ना, मतलब ट्राइबल पीपल्स होते तो इनके अलग रहन सहन होता है, तो इनके बारे में अलग से दिया गया है। फिर सिक्स शेड्यूल के अंदर है कि जो अदर, मतलब मेनली तो जो पूरे ओवरऑल इंडिया में उनके बारे में तो इसमें दिया गया है, लेकिन कुछ एक स्टेट है जो कि प्रॉपर ही ऐसे मतलब ट्राइबल स्टेट्स ही हो गए लगभग, वहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन ही ज़्यादा है, जैसे असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। तो इनके बारे में इन पर क्या क्राइटेरिया होगा रूल करने का, और यहाँ पर क्या सिस्टम चलेगा, तो इनके बारे में अलग से ही मेंशन करा गया है सिक्स शेड्यूल के अंदर। फिर सेवन शेड्यूल आता है फेडरल लिस्ट। फेडरल लिस्ट होता है मतलब पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे
पावर बांटनी है यूनियन लिस्ट में। सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसकी पावर्स मेंशन करी गई है। स्टेट लिस्ट में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनके पास क्या पावर्स रहेगी, वो कौन से एरियाज़ में अपने लॉज बना सकते हैं, या फिर मतलब वहाँ तक उनकी पावर चलेगी कि हाँ उन उन चीज़ों पे ये इनका कंट्रोल रहेगा, वो स्टेट लिस्ट में है। और कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट इसके अंदर क्या होता है, दोनों यूनियन और स्टेट दोनों वो रूल्स चेंजेस कर सकते हैं या फिर कंट्रोल कर सकते हैं इनके ऊपर। पर मेनली इसमें यूनियन, अगर इनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है सेंटर और स्टेट के बीच में, तो मेनली सेंटर की मानी जाएगी, सेंटर को ज़्यादा वो दिया जाएगा महत्व है कि हाँ आप सही हो। अब 8 शेड्यूल है ऑफिशियल लैंग्वेजेस, तो अपनी 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो ये सारी लैंग्वेजेस 8 शेड्यूल के अंदर मेंशन है। फिर ये जो 9th शेड्यूल है ना, पहले स्टार्टिंग में अपने 8 ही शेड्यूल थे, तो ये जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है ना 1951 के अंदर, तो उसके तहत 9th शेड्यूल लाया गया था लैंड रिफॉर्म्स का। मतलब कि जो ज़मींदारी का सिस्टम चलता था और कि अपने मर्जी से ही ज़मीनें रख रहे हैं, और क्या सिस्टम है क्या नहीं है किसी को पता नहीं है, कुछ मेंशन नहीं है, ऐसे ही वो सब के बारे में इसमें मेंशन है। ये लैंड रिफॉर्म्स है। फिर जो 10th शेड्यूल है डिफेक्शन दल बदल कानून, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत आया था। इसमें क्या होता है कि जो मान लो कोई पार्टी का नेता है, वो एक जीत गया कहीं से सीट है ना, फिर वो बाद में जाके किसी और पार्टी में जाके मिल गया, तो उन सब पे रोक रखने के लिए और उन सब चीज़ें, वो सब चीज़ें ना हो और ऐसे फेयर इलेक्शन हो, तो उस चीज़ के बारे में, इन चीज़ों के बारे में मेंशन है 10th शेड्यूल के अंदर। फिर आते हैं अपना 11th शेड्यूल, जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1993 के तहत लाया गया। इसके अंदर क्या होता है, पंचायत के बारे में होता है, जो मतलब रूरल जो गवर्नमेंट होती है उसके बारे में मेंशन्ड है, पंचायत में क्या होगा क्या नहीं, जो गाँव में सरकारें चलती है ग्राम पंचायत, ये सब उन सब के बारे में इसके अंदर मेंशन है। फिर 12th आते हैं म्यूनसिपलिटीज़, जो अर्बन गवर्नमेंट होती है ना, मतलब सिटीज़ के अंदर म्यूनसिपलिटीज़ होती है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस होती है, उन सब के बारे में 70 इसके 12th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1993 के तहत इसको ऐड करा गया इस 12वें शेड्यूल को। तो अपन नीचे चलते हैं। अब सोर्सेस क्या थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से लिया गया, कहाँ से कौन सा फीचर लिया गया है ना, तो वो सब पढ़ेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, तो उससे भी अपन ने कई सारी चीज़ें ली है। तो उस वहाँ से लिया अपन ने फेडरल स्कीम, मतलब फेडरल स्कीम मैंने बताया था ना कि 2 अलग अलग पार्ट्स में स्टेट अलग रहेगा सेंटर अलग रहेगा, तो उसके वो वहाँ से लिए। ऑफिस ऑफ गवर्नर, मतलब गवर्नर का, राज्यपाल की ऑफिस होगी, मतलब राज्यपाल होंगे देश में, तो उसके बारे में वहाँ से लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। जुडिशरी लिया गया है अपना, जो ये होती है ना पुलिस सर्विसेज, मतलब सिविल सर्विसेज ली गई है। जो इमरजेंसी प्रोविज़न्स है वो भी वहाँ से लिए गए, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स के बारे में भी ये सब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से लिए गए। और हमने अब फिर सेकंड ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या लिया, हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लिए कि हाँ ऐसे पार्लियामेंट होगा, वहाँ पर बैठ के मीटिंग्स होगी, सेशंस होंगे। उस हिसाब से कोई अगर सरकार को लगेगा कि हाँ ये चीज़ गलत है, ये चीज़ लानी चाहिए, नहीं ये चीज़ में बदलाव करना चाहिए, तो वो सब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की हेल्प से अपन कर सकते हैं, वहाँ पर सब बैठकर बात कर सकते हैं। रूल ऑफ लॉ का मतलब है विधि का विधान, मतलब कि जो नियमों से ही शासन हो, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहे हैं, किसी को भी कोई भी सज़ा दे रहे हैं, जो लिखा है उस हिसाब से ही उसको सज़ा मिले, जो लिखा है उस हिसाब से ही प्रोसेस चले, सारी की सारी उसी हिसाब से रूल करे कंट्री पे। फिर लेजिस्लेटिव प्रोसीजर लिया गया इससे। सिंगल सिटीजनशिप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूछते हैं कि सिंगल सिटीजनशिप कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है कि एक ही नागरिकता, अगर आप भारत के नागरिक हो तो सही है, मगर आपने कहीं और की नागरिकता ले ली तो आपकी जो इंडियन सिटीजनशिप है वो हट जाएगी, इसलिए
यहाँ पर सिंगल सिटीजनशिप चलता है। और इम्पोर्टेंट है मार्शियल लॉ की, मार्शियल लॉ के बारे में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो याद रखना कि मार्शियल लॉ कहाँ से लिया गया है, तो ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। कैबिनेट सिस्टम भी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से। और फिर ये जो रिट जारी करने का होता है ये भी अपन ने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। फिर यूएस से क्या लिया है, यूएस से अपन ने लिया है फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू। फंडामेंटल राइट्स का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए गए हैं, तो हमने वो लिए हैं यूएस से। और मतलब जुडिशियरी पे किसी का कंट्रोल नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगी, कोई भी उसके अंदर को इन्वॉल्व नहीं कर सकता, ना कोई नेता ना कोई मतलब कि सोल्जर्स कोई भी उसका किसी में भी रोल नहीं रहेगा। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट रहेगी। जुडिशियल रिव्यू होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स है, अगर उनको कोई भी वो कर रहा है कि नहीं भाई किसी का फंडामेंटल राइट छीनना है कोई नियम, तो फिर ये उसको देखा जाएगा कि हाँ कि नहीं नहीं भाई ये नियम तो गलत है, इसको तो हटाओ, ये तो लोगों को मतलब जो मौलिक अधिकार है उनको भी छीना जा रहा है इससे, तो इसको हटा दिया जाता है जुडिशियल रिव्यू करके, उसको वापस देख कर कि नहीं नहीं इससे तो दिक्कत हो रही है। फिर जो प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट है वो भी यूएस से लिया गया है। और जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का रिमूवल है वो भी यूएस से लिया गया है। और जो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है वो भी यूएस से ली गई। अब आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है अपन ने डीपीएसपी। डीपीएसपी पता है ना आप लोगों को, तो वो लिया है। और जो मेंबर्स होंगे राज्यसभा के उनके नॉमिनेशन की प्रक्रिया क्या होगी वो सब लिया है। और जो प्रेसिडेंट के चुनाव होंगे उसकी प्रक्रिया क्या होगी, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लिया गया है। जो फिफ्थ है कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। वही बताया था ना मैं, यूनिटरी बाइस मतलब कि फेडरेशन तो होगी, मतलब दो जगहों में पावर तो बांटी जाएगी लेकिन सेंटर को ज़्यादा दी जाएगी। फिर है अपना वेस्टिंग ऑफ रेजिडरी पावर्स इन द सेंटर, मतलब जो मेन जो पावर्स होती है ना उनको सेंटर में दिया जाए। जो इम्पोर्टेंट पावर्स है जैसे कि सोल्जर्स के बारे में, ये सब सेनाओं के पावर सेंटर के पास होती है। फिर गवर्नर्स के अपॉइंटमेंट के बारे में सब कुछ एडवाइजरी जज मतलब कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना, ये सब कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है अपन ने। फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने कॉन्करेंट लिस्ट, जो मैंने अभी बताई थी फेडरल यूनियन और ये सब में कॉन्करेंट लिस्ट थी जो कि दोनों के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, वो हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया। ट्रेड मतलब खुल के ट्रेड कर सकते हैं, ये हमने ऑस्ट्रेलियन को वहाँ से लिए, बिजनेस कर सकते हैं खुल के। और फिर जो जॉइंट सीटिंग होती है दोनों हाउसेस की वो भी हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो अब जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। मतलब अगर इमरजेंसी है तो ऐसे नहीं कि आपको पूरी छूट है, आपके वो सारे नियम है तो आप कुछ भी करोगे, नहीं उस टाइम पर वैसे फंडामेंटल राइट्स को रोक दिया जाएगा इमरजेंसी के टाइम पर। जो कि अगर गवर्नमेंट को लग रहे नहीं नहीं ये अभी ठीक नहीं है, जैसे मान लो कोई लड़ाई वड़ाई हो रही है, दंगे हो रहे, तो उस टाइम पर अपन वो नहीं लगा देते धारा 144, तो ये उस टाइम पर लोगों का बहुत सारे लोगों का एक साथ होना और वो सब रोक दिया जाते हैं। फिर हमने यूएसएसआर से क्या लिया है, हमने यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिए और आइडियल ऑफ जस्टिस लिया है, मतलब कि सबको जस्टिस मिले, तो वो अपन ने वहाँ से लिया है। जापान के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, मतलब कि इसका मतलब है कि जो भी प्रक्रिया हो वो नियमों से हो, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी चल रहा है, सब जो नियमों में लिखी गई है उससे हो। फिर सबसे मेन चीज़ साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट सबसे मेन है, तो हमने अमेंडमेंट्स लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो ये अपने आप आता है 368 के अंदर आता है। तो ये सब आज की क्लास में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में गाइस। थैंक यू, सब्सक्राइब कर लेना और बाकी कुछ चीज़ें इम्प्रूव करनी है वो बताना। अभी स्टार्ट करें, मैं रिवीजन करवा रहा हूँ अभी परमार सर की हेल्प से कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी पीडीएफ वीडियो बनाना और ये सब
में टाइम ज़्यादा लगता है, फिर मेरे को कुछ काम भी रहता है, तो इस वजह से ठीक है। थैंक यू गाइस।